हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड इस पर डाउट भी हैं आप लोगों के। पहला क्वेश्चन है, इफ़ सब्सिडरी क्वांटम नंबर ऑफ अ सब एनर्जी लेवल इज़ 4 देन फाइंड नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स। वो जो है क्वेश्चन नंबर 104 है ऑफ असाइनमेंट। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये मैंने बताया था, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी है ना, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है सब एनर्जी लेवल। आपको एनर्जी लेवल अपने क्वांटम नंबर पढ़ा है n, ये एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, इसको ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर पढ़ा आपने l, जिसको हम लोग बोलते हैं सबशेल या सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल। ठीक है, यहाँ पर जो आपको 4 दिया है ये वैल्यू ऑफ l है। गिवन है l इक्वल टू 4। अब l इक्वल टू 4 किस सबसेल के लिए होता है ये देखो, तो आपको पता है कि l इक्वल टू 0 1 2 3 4 S P D F G। तो l इक्वल टू जो 4 होता है वो G सबसेल के लिए होता है, G सबसेल। और G सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं? तो देखो S सबसेल में ऑर्बिटल्स कितना होता है 1, P सबसेल में ऑर्बिटल्स 3, D में कितने होते हैं 5, F में कितने होंगे 7 और G में कितने होंगे 9। तो G सबसेल में 9 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। ठीक है, 9 ऑर्बिटल्स, कोई दिक्कत नहीं। 9 ऑर्बिटल जो होंगे उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं है, उनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। तो 9 ऑर्बिटल्स या 9 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि l इक्वल टू 2 में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, तो अब इसे d के लिए बोलते हो ना, और कितने ऑर्बिटल होते हैं इसमें टोटल 5। इनके नेम भी पता है आप लोगों को। अभी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दे आर कॉल्ड एज ए डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ये पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी जो है बच्चों वो इक्वल है। तो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल इन l इक्वल टू 2। l इक्वल टू 3 में 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स एंड l इक्वल टू 4 में 9 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन, व्हाट इज डीजनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस तरह क्वेश्चन जी एडवांस में आ चुके हैं बच्चों। अभी एग्जैक्टली मैं वो क्वेश्चन लूँगा जो एडवांस में आया है, ये भी आ चुका है। हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम अबव रूल। कैसे, अभी बताता हूँ। नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन, व्हाट इज द डीजनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन एटम में हम फर्स्ट एनर्जी लेवल मानते हैं n इक्वल टू 1। ठीक है, एंड द सेकेंड एनर्जी लेवल जो होगा n इक्वल टू 2। अब ये बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर n इक्वल टू 1 में, उसको सेकेंड एनर्जी लेवल में ले जाना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग है सेकेंड एनर्जी लेवल। मैं बता चुका हूँ आपको ये बात, सेकेंड एनर्जी लेवल। ओके, and this is the n equal to 1 ground state and this is the n equal to 2 first excited state। n equal to 3 क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एनर्जी लेवल। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड एनर्जी लेवल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एनर्जी लेवल। अब मुझे बताओ, जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन सेकेंड में लेके जाएंगे तो n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन आने वाला है। आप ऐसे ले सकते हो हाइड्रोजन को 1s1। ठीक है, इसके बाद इसमें 2s और 2p पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं।
ये इसके लिए n=2 के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इसमें अच्छा 2p में आपको पता है टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, s में 1 और 2p में ये टोटल 4 हैं। तो हाइड्रोजन के लिए सभी ये ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें होने की वजह से। और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम अबाव रूल लगाते हैं, तब कहते हैं 2s की एनर्जी 2p से अलग है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो 2s में भी है, 2s और 2p उसके लिए बराबर एनर्जी के हैं फॉर हाइड्रोजन एटम्स, बिकॉज इट हैज 1 प्रोटॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो उस फॉर हाइड्रोजन एटम ऑल s ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी टू 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो ये चारों ऑर्बिटल जो है वो डीजनरेट हैं। तो डीजनरेसी क्या हो गई, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम अबाव रूल इज नॉट वैलिड। तो हाइड्रोजन एटम के लिए 2s = 2p, फिर 3s = 3p = 3d सब बराबर है। यानी कि जो सेकेंड एनर्जी लेवल है उसमें जो भी सबसेल है उनकी एनर्जी आपस में बराबर है, और जो थर्ड एनर्जी लेवल है उसमें जो भी सबसेल है उनकी एनर्जी आपस में बराबर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये जे एडवांस में भी क्वेश्चन आया था। तो डीजनरेसी कितनी होगी 4। कैसे, जो फर्स्ट है जब वो सेकंड में जाएगा तो उसके पास ऑप्शन है इट में इंटर इंटू 2s या वन ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ 2p। तो 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2s में 1 ऑर्बिटल है, टोटल 4 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो आफ्टर एक्साइटेशन इट में इंटर आउट ऑफ दिस 4 ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेसी कितनी होगी इसकी 4, करेक्ट। अब मैं बच्चों आपसे ये पूछूं व्हाट इज डीजनरेसी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम। अब देखो ये भी कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब बताओ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब अभी मैंने क्या बताया, थर्ड एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन को n=3 में ले आ रहे हो, n=3 के लिए आपको पता है 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। और हाइड्रोजन के लिए तीनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर। ठीक है, तीनों सबसेल की एनर्जी बराबर है, तो इनके अंदर जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी भी बराबर होगी। तो एक ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल और टोटल 5, तो 5 + 3 8 और 9। तो जो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर के फ्रॉम द फर्स्ट थर्ड में आएगा तो उसके लिए ये 9 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी मिलेंगे, आप किसी में भर सकते हो। तो 9 ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। तो डीजनरेसी कितनी आ गई, डीजनरेसी = 9। समझ पा रहे हो आप लोग, इसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है तो उसके वो कितने ऑर्बिटल फिल हो सकता है, यानी कि उसके लिए कितने इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। तो 9 ऑर्बिटल्स हैं ऑफ इक्वल एनर्जी, 3s = 3p = 3d। और ये केवल किसके लिए होता है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंड एनर्जी लेवल में जो 2s 2p होते हैं उनके एनर्जी आपस में बराबर होती है। थर्ड एनर्जी लेवल में जो 3s 3p 3d होते हैं उनकी एनर्जी आपस में बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन द डीजनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 9 while the degeneracy of first excited state of H- is। देखो ये क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी कराया है कि हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डीजनरेसी 9 है, क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड एनर्जी लेवल, और थर्ड एनर्जी लेवल में 3s 3p 3d एनर्जी आपस में इक्वल एनर्जी के हैं। ठीक है, एंड 3s में 1 ऑर्बिटल, 3p में 3 और 3d में 5, तो टोटल 9 ऑर्बिटल डीजनरेट हैं। अब क्वेश्चन है H- के लिए क्या होगा डीजनरेसी फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है जे एडवांस में। तो H- का कन्फिगरेशन क्या होगा 1s2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा है तो एनर्जी का ऑर्डर जो होगा सबसेल में वो ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ-बाउ रूल इज अप्लाइड,
यहाँ पर अबाव रूल अप्लाई होगा और इसके बाद क्या होता है फिर 2s 2p 3s 3p सो अगर अबाव रूल अप्लाइड होगा तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे 2s की एनर्जी 2p के बराबर है। 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू अबाव रूल। तो इलेक्ट्रॉन जब इससे एक्साइट होगा तो वो पहले कहाँ जाएगा 2s में, ठीक है। तो एक्साइटेशन के बाद आफ्टर एक्साइटेशन आफ्टर एक्साइटेशन क्या होगा 1s1 2s1, इलेक्ट्रॉन 1s से एक इलेक्ट्रॉन 2s में आ गया। नॉट कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन स्पिन का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन है ना उसको आप अप स्पिन करके ले जाओ या डाउन करके ले जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, बस आपको एक्साइट कराना है। अब बताओ 2s में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, तो इलेक्ट्रॉन इसी में रह सकता है, तो इसकी डिजेनरेसी कितनी हो गई, डिजेनरेसी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को 1s से 2s भेज सकते हो और 2s में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसके लिए एक ही ऑर्बिटल है जिसमें आप फिल कर सकते हो। अगर हाइड्रोजन एटम होता है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता, तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है वो 2s 2p में किसी में भी जा सकता था, तो डिजेनरेसी टोटल 4 हो जाती है। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फॉलोइंग और ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कार्बन पे, 2 कार्बन पे, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 प्लस 2 नेगेटिव तो ऐड कर देंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 8, 8 2 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। CO में कार्बन पे 6, ऑक्सीजन पे 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स। NO में कितने होंगे, नाइट्रोजन पे 7, ऑक्सीजन पे 8, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स। इस नाइट्रोजन पे 7 प्लस 8 और एक प्लस है, तो प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गॉन, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसमें एक क्या करना पड़ेगा -1, तो कितना आ गया 14 इलेक्ट्रॉन्स। और नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, दूसरा नाइट्रोजन 7, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो C2 2 माइनस and CO and NO plus and N2 are isoelectronic species, isoelectronic species, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कैलकुलेट वेवलेंथ associated with a proton moving at 1.0 into 10 की पावर माइनस 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 10 की पावर माइनस 27 kg। वैसे भी ये डेटा आपको पता है, एंड h की वैल्यू हम रख लेंगे। तो देखो क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, दिस इज वेलोसिटी एंड मास ऑफ प्रोटॉन, और वेवलेंथ पूछा है। सो आपको पता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर डुअल नेचर होता है, तो उस डुअल नेचर होता है तो हम वेवलेंथ निकालते हैं, और उस वेवलेंथ का नाम होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू हम पुट करेंगे h/m × v, ठीक है। नाउ h की वैल्यू क्या है 6.6 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई, ये जूल सेकेंड में होता है, और मास को केजी में रखना है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में रखना है, ठीक है। सो ये वेलोसिटी है तो कितना है 1 × 10 की पावर 3
इंटू, सॉरी ये तो वेलोसिटी है, अब मास रख रहा हूँ मैंने वेलोसिटी रख दी पहले। मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर एक बार चेक कर लेना बच्चों, ये 0.4 नैनोमीटर आएगा इसका आंसर। चेक कर लेना, रीचेक। ये हो गया। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। डायरेक्टली इस तरह क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड दिया है यहाँ पर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%। व्हाट इज अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन इलेक्ट्रॉन। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। यू नो दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ओके। नाउ वेलोसिटी दे रखा है तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4। इनइक्वलिटी के साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व करते वक्त इसको इक्वल टू कर सकते हैं। अब देखो हमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और दिया क्या है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विथ दिस एक्यूरेसी। तो पहले हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसमें इतनी एक्यूरेसी है तो 600 जो भी इसकी एक्यूरेसी दे रखी है उसको मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.05/100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे सो यह जाएगा 0.03 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से फाइनली वो मूव कर रहा है, उसमें इतनी एक्यूरेसी थी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4 इंटू एम इंटू डेल्टा वी। एच की वैल्यू क्या है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाई 4 इंटू पाई 3.14 इंटू मास। इलेक्ट्रॉन की बात की है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दो। ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में तो इलेक्ट्रॉन का मास केजी में पुट करना पड़ेगा। सो 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है 0.03। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब चेक करना इसका आंसर 1.92 10⁻³ मीटर शायद से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल इज गिवन बिलो। ये मेटल है और इनके ये वर्क फंक्शन है। ओके, लिथियम मेटल का वर्क फंक्शन 2.4 है, मींस मिनिमम अमाउंट ऑफ 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिथियम सरफेस। यहाँ पे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए सोडियम सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यू नो दैट कि व्हाट इज वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, सो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स। ये भी क्वेश्चन जे एडवांस में आया था इंटीजर टाइप में। ये कंपटीशन में आया था, ऐसा नाम लेने का बस रीज़न ये कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन सिखाने का मतलब है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब इससे लेंदी क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी हैं, बट उसी क्वेश्चन को इस तरह ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना देते हैं तो कंपटीशन हो जाता है। सो 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है फॉल की जा रही है किसी मेटल के सरफेस पे। बताओ इनमें से किस में इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा, यही क्वेश्चन है। तो पहले ये चेक करो कि 300 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यू नो दैट E इक्वल टू एच न्यू एंड एच इंटू सी बाई लैम्डा। ठीक है, 6.6 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई
वेवलेंथ कितनी है 300 नैनोमीटर, 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इससे एनर्जी की यूनिट क्या आएगी जूल में, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट क्या रखते हो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और सी क्या है मीटर पर सेकेंड, लेमडा मीटर में है तो इसका मीटर मीटर कट गया, सेकेंड सेकेंड कट गया, केवल जूल बचा। तो ये आंसर आपका जूल में आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे सो ये आएगा 6.6 इंटू 10⁻34 सॉरी माइनस 19 जूल, ये वैल्यू आएगी। एक बार आप चेक कर लेना, आपको कंसेप्ट में बता देता हूँ। सो ये जूल आ गया। अब आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो इतने जूल को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, 6.6 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आंसर किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स जा रहा ना, तो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मेटल सरफेस पे फॉल की गई है। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए क्या क्या कंसेप्ट है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपको पता है कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी अगर E है तो E इक्वल टू क्या होता है W प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी इजेक्ट, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से इसको। सो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इतनी है, इसमें किसके वर्क फंक्शन ज़्यादा है, लिथियम के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, सोडियम के वर्क फंक्शन ज़्यादा है, पोटेशियम के और मैग्नीशियम के, इसके बाद सभी से कम है। तो इसमें इन सरफेस के से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो हम एनर्जी डाल रहे हैं वो मिनिमम एनर्जी से कम है। तो कितने मेटल आ जाएंगे टोटल 4 मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। हो गया, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या एमिशन लाइन कह सकते हो उसको आप, एमिशन लाइन when an electron produced when an electron jumps from fifth orbit to second orbit, in hydrogen atom, सो फिफ्थ ऑर्बिट से जंप कर रहा है, सेकेंड ऑर्बिट तक जंप कराना है केवल। ठीक है, तो कितनी एमिशन लाइन या स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल होंगी, तो हमें सारी पॉसिबिलिटी देखनी होती है कि वो फिफ्थ तक पहुंचा कैसे। तो फिफ्थ तक कैसे पहुंचा है उसी के अकॉर्डिंग इसको नीचे ड्रॉप कराना है। तो देखो फिफ्थ से सेकेंड आने के लिए ये फिफ्थ से 4 आ सकता है, फिर सेकेंड में आ सकता है, फिफ्थ से 3 आ सकता है, सॉरी फिफ्थ से 3 आ सकता है, फिर सेकेंड में आ सकता है, या फिफ्थ से डायरेक्टली सेकेंड में आ सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉन के पास। नाउ अगर फिफ्थ से 4 आता है तो 4 से फिर 3 आकर के सेकेंड आ सकता है, एंड 4 से डायरेक्टली 2 पे आ सकता है। ठीक है, और वो 3 से 2 पे आ सकता है। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स पॉसिबल।
अब आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पूछा था जिसमें पूछा था नंबर ऑफ विजुअल लाइंस कितनी है। अब इसी क्वेश्चन में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में ड्रॉप हो रहा है, कितनी विजुअल लाइंस है। तो विजुअल लाइन मतलब किन लाइनों को देखा जा सकता है, तो वो तो केवल बाल्मर सीरीज की लाइंस होती हैं। तो जो लाइन विजुअल है वो कौन कौन सी हैं, 5 से 2, 3 से 2 और 4 से 2, ये 3 लाइन विजुअल हैं। तो अगर मैं पूछता नंबर ऑफ विजुअल लाइन्स तो 3 आंसर आता है, और स्पेक्ट्रल लाइन जब पूछता है तो सारी पॉसिबिलिटी लेनी होती हैं। ऐसा क्यों हम लेते हैं कि 5 से 4 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 2 से पहले 4 गया और फिर 4 से 5 गया हो, तो उसी तरह वो ड्रॉप होता है। और हाइड्रोजन सैंपल में एक एटम तो होगा नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कैसे ट्रांजिशन हो रहे हैं, कुछ भी सारी प्रोबेबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो वो 2 से 4 में जा कर के फिर 5 में गया था, या 2 से 3 जा कर के फिर 5 में गया था, ये सब कुछ देखना होता है। इसलिए जब भी ड्रॉप कराओ तो इस तरीके जिसने बता रखा है पैटर्न, इस तरह ड्रॉप कराओ, आप कोई फार्मूला ना लगाएं। तो इसका आंसर है 6। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट है। ऐसे क्वेश्चन सब आते हैं, आज मैंने बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये आप समझ लीजिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन करना आते हैं तो आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो उस चैप्टर में। एक दिया है क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+ is √24 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो बताना है फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, अब √24 देखो कि उसमें n की वैल्यू क्या है। आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट था √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, इसकी यूनिट थी। जहाँ पर n क्या थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो देखो ध्यान से, अब कैसे सॉल्व करोगे, तो आप सोचो कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की प्लेस को √24 पुट कर दें और दोनों तरफ स्क्वायर करके n की वैल्यू निकाल लें। ऐसे आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, हो सकता है क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसलिए आप बेस्ट तरीका है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कभी हाफ तो होगा नहीं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इस तरह होंगे ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या करो कि इसमें 1 वैल्यू पुट करो, फिर 3 वैल्यू पुट करो, चेक करो कि √24 कैसे आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, √n+2, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करूँ, तो ये कितना आ जाएगा, √1+2 √3, नहीं आ रहा है। अब मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, सो 2 पुट करूँगा तो 2 + 2 कितना आ गया, √8, अभी भी नहीं आया। अब n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। n की वैल्यू जब 3 पुट करूँगा तो √3 + 2 कितना है, √15, अभी भी नहीं आया। अब n की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो 4 पुट किया जब मैंने, सो √4 + 2 कितना है, √24। सो n की वैल्यू कितनी थी, 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Balmer gave an equation for wavelength of visual region of H spectrum as lambda equal to kn square divided by n square minus 4. The value of k in terms of r is. और जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो ऐसा लगता है कि क्या करें, ये क्या दे दिया गया है। आपको कुछ नहीं, पहले देखो कि बाल्मर सीरीज की हम वेवलेंथ का इक्वेशन लिखेंगे और फिर बाद में उसकी वेवलेंथ से इससे कंपेयर कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो वी नो फॉर बाल्मर सीरीज 1/λ इक्वल टू
आर, अच्छा किसके लिए दे रखा है आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो जेड कितना हो जाएगा 1, तो आर जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 होता है माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, n2 का स्क्वायर, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे n दे रखा है तो n2 के प्लेस पे आप n पुट कर सकते हो। सो ये कितना आ जाएगा आपका, विच इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर। नाउ 1/λ इक्वल टू, इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, सो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। क्या ये इसी फॉर्मेट में नहीं है, इसको रिवर्स कर देते हैं। सो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर अपॉन, सॉरी इसमें r मैंने यूज नहीं किया, यहाँ पर r है r, ठीक है। सो लैम्डा कितना आ जाएगा 1/r n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। सो कंपेयर करने के लिए इतना आप चेंज करो इसमें, तो इसको यू कैन राइट 4/r n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। सो लेमडा कितना आ गया, लेमडा इक्वल टू 4/r, कंपेयर कर दिया यहाँ पे बाय कंपेयरिंग, ये इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, फ्रॉम 1 and 2। इस इक्वेशन को इसके साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन करने के बाद काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।